जनसंख्या के आंकड़े हमने एकत्रित किए, उस क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में कौन कौन से कारक उसको प्रभावित कर रहे हैं इसके बारे में हम बताते हैं। आप देख रहे हैं कि विकासशील देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसी स्थिति में नगरों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। टाउन्स एंड ये जो कैटेगरीज आप देख रहे हैं, जो हायरार्की आप देखते हैं कि छोटा सा विलेज होता है, कस्बा होता है, उसके बाद आपका सिटी होती है, उसके बाद क्लास 1 सिटी, क्लास 2 सिटी, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 सिटीज होती है, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है, फिर मेगा सिटीज होती हैं, फिर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज होती हैं। तो इस तरीके से हम उस हायरार्की के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब किसी एक थीम को लेके अगर आप पीएचडी करते हैं तो किसी एक थीम को लेके उस पर आप रिसर्च करें तो इसको हम कहते हैं विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन। दूसरा आता है क्वांटिफिकेशन। मैंने आपसे बताया कि क्वांटिफिकेशन का जमाना आ गया, अब बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस होना बंद हो गई हैं। जैसे पहले के समय की अगर आप रिसर्च उठा के देखेंगे तो बड़े बड़े मोटी थीसिस आपको देखने को मिलेंगी। अब वो सब चीजें ज्योग्राफी में हटती चली जा रही है। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं, मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन निकाल लेते हैं, रिग्रेशन निकाल लेते हैं, मल्टीवेरिएट एनालिसिस कर लेते हैं, है ना, और उसके द्वारा हम रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, बहुत इसमें हमको केयरफुल रहने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें रिजल्ट जो है वो आपने कौन सी टेक्निक यूज की है उस पर डिपेंड करता है। हमारे कंप्यूटर जो है उसको हम जो कमांड देते हैं उसके हिसाब से वो निकाल कर दे देता है। तो कमांड देने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि हमको कौन सी चीज निकालना है और उसके लिए हमको कौन सी टेक्निक यूज करना पड़ेगी। तो क्वांटिफिकेशन में ये एक परेशानी की बात है। एक चीज और देखिएगा कि जितनी भी सिद्धांत बने हैं, जितने भी मात्रात्मक ये जितने आपके मॉडल्स बने हैं, ये सारे पश्चिमी देशों के बनाए हुए हैं। तो पश्चिमी देशों की स्थिति में और विकासशील देशों की या हमारे देश की स्थिति में काफी अधिक अंतर हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए हमको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट हमारे जो है पीएचडी में बहुत ही गड़बड़ आएंगे, बहुत भ्रामक स्थिति उत्पन्न कर देंगे। तीसरा आता है कि आपको जो है अप्लाइड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है, अभी तक हम जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, सामान्य ज्योग्राफी। अब अप्लाइड ज्योग्राफी पे, अप्लाइड ज्योग्राफी का मतलब ये है कि भूगोल हमारे लिए कितनी उपयोगी है ना, उसका अध्ययन हम करते हैं। मतलब जैसे एक चीज आपने रिसोर्सेस में देखा होगा कि जब हम किसी प्रकृति में बहुत सी चीजें हमको प्रकृति की देन है, हमको गिफ्ट मिली हुई है, जब तक हम उसको यूज नहीं करते तब तक तो वो सोर्स है, लेकिन जब हम उसका उपयोग करने लगते हैं तो वो रिसोर्स हो जाता है। तो प्रकृति में जितनी चीजें दी हुई हैं, उन चीजों का जब उपयोग करना शुरू करते हैं तो वो सब चीजें जो है रिसोर्स में बदल जाता है। तो इस समय सबसे बड़ा जो रिसोर्स है पूरे विश्व के सामने वो है ह्यूमन रिसोर्स। मानव जो है उसके पास शिक्षा भी है, मानव के पास तकनीकी ज्ञान भी है, उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, इन सब चीजों का वो उपयोग कर सकता है और उससे आर्थिक उन्नति की जा सकती है। तो ये सब चीजें जो है वो भूगोल में देखने को मिल रही हैं। आप जब रिसर्च करें तो ये तीन जो ट्रेंड चले आ रहे हैं, खासतौर से अमेरिका में बहुत अधिक इस पर जोर दिया जा रहा है कि अब हमको स्पेशलाइजेशन पे करना है, किसी एक पर्टिकुलर थीम को लेकर पीएचडी करना चाहिए, इस बजाय इसके कि हम खूब लंबा चौड़ा क्षेत्र लें और उस पर पीएचडी करें। तो इस तरीके से ज्योग्राफी में ये तीन चीजों का नया ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। अब आता है कि भूगोल विषय का जो विद्यार्थी है वो जब बीए कर लेता है, एमए कर लेता है, पीएचडी कर लेता है, उसके बाद उसके सामने समस्या होती है कि अब हम क्या करें, जॉब कहाँ है हमारे लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि भूगोल का विद्यार्थी जो है वो परेशान ना हो। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज उसके लिए है, जैसे कि सेंसस डिपार्टमेंट में, जनगणना विभाग में उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। जनगणना विभाग वाले जो है ज्योग्राफी के स्टूडेंट को प्रेफरेंस देते हैं। दूसरा आता है सर्वे डिपार्टमेंट। सर्वे डिपार्टमेंट में चाहे पटवारी से लेकर आप जिस क्षेत्र का भी चाहें, चाहे आप छोटे छोटे सर्वे कराने लोग चाहते हैं, तो इस तरीके के समय में भी ज्योग्राफर्स की जरूरत होती है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। टेलीकॉम में भी आपको ज्योग्राफी वाले जो हैं उन लोगों को भी बहुत जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने जो कराता है सर्वे, उसमें और जीआईएस से जो सर्वे होते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। जीआईएस जो चीज बताता है वो एग्जैक्ट है, क्योंकि वो रिमोट सेंसिंग से लिए हुए फोटोग्राफ ले रहा है, वो जो सर्वे किया हुआ है उसके हिसाब से ले रहा है। तो इस तरीके से जो जानकारी दे रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिक देता है। तो इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट को काफी अधिक जॉब अपॉर्चुनिटीज है। नेशनल एटलस, जैसे मैंने बताया है कि नेशनल थीमेटिक जो मैप्स बनाए जाते हैं कलकत्ता में है, वहां पे भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स की बहुत अधिक डिमांड है, क्योंकि मैंने बताया कि किसी एक पर्टिकुलर थीम को लेकर वहां पे बनाए जाते हैं मैप्स। ऐसी स्थिति में जो ज्योग्राफी का स्टूडेंट है वो उस चीज को बहुत आसानी से समझ सकता है, तो वो वहां पे इस प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटीज उसके लिए है। उसके बाद आता है सेंट्रल ड्राई रीजन, जोधपुर में जो है, वहां पे भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अधिक। जोधपुर का जो एरिया है, जैसे आप जानते हैं राजस्थान का एरिया है, शुष्क क्षेत्र होता चला जा रहा है, वहां पे इस प्रकार का रिसर्च सेंटर खोला गया है जिसमें कि ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए काफी
संभावनाएं बनती हैं। उसके बाद आता है रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट। रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट में आपको बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप इनिशियल स्टेज के यहाँ पे ही तैयारी कर लेते हैं, इनिशियल स्टेज को, रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग के बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो आपको आगे चल के एडवांस कोर्स आप चाहें तो देहरादून से कर लें, हैदराबाद से कर लें, आगे आपको सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट हो, जितने डिपार्टमेंट्स हैं हर जगह में जीआईएस की उपयोगिता बढ़ती चली जा रही है, जहां आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। इस तरीके से बच्चों ये वाला जो आपका चैप्टर है ये खत्म हुआ। इसमें जो 2 किताबें मैंने आपको रेफरेंस में दी हैं ये तो हैं ही, आप लोगों की खुद की भी जो किताबें हिंदी में अवेलेबल हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा और बड़े ध्यान से इसका तैयारी करिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक चीज मार्क की है कि एक इसमें किताब, हिंदी की किताब, उसमें ये दिया हुआ है नूतन प्रवृत्तियां, भूगोल में नूतन प्रवृत्तियां, और दूसरे में दिया है भूगोल में नूतन प्रवृत्तियां भारत के संदर्भ में। आप ध्यान रखिएगा, भारत के संदर्भ में आपको तैयारी करना है, क्योंकि नूतन प्रवृत्तियां का चैप्टर बिल्कुल अलग हो जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप लोग देखो सा जो बुक्स में है, हिंदी के बुक्स, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए आप ये जो इंग्लिश के बुक्स हैं इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, इससे तो आपको बहुत सी जानकारी इसमें मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। और कुछ लोगों को पूछना है तो पूछ लीजिए इस संबंध में। किसी को कोई परेशानी हो तो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। वो बच्चा आगे बढ़ाइए, जोर से बोलिएगा, माइक अपने पास रखिएगा। ये लड़का का बच्चा खड़ा हुआ है छिंदवाड़ा जी। छिंदवाड़ा मैं से। ये जानना चाहूंगा मैम जी, छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज से रंजीत वर्मा। जी बच्चे बोलिए। पश्चिमी देश में ये भौगोलिक स्थिति जो आप अभी बताएं वो किस प्रकार से है मैम जी, ये जानना चाहूंगा। पश्चिमी देशों ने तो विकास किया ही, मैंने जैसे आपको बताया ना, ये जीआईएस जो है, ये जो मॉडल्स बनाए गए हैं, ये पश्चिमी देशों की ही देन है। हम उस चीज को यहाँ लेके आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी ज्योग्राफर आर.डी. दीक्षित, जो भी मैंने 50s के बाद के जो बताया है, ये सब अमेरिका से और पश्चिमी देशों से ही पढ़ के आए थे। इन्होंने पीएचडी वहां से की है, इन लोगों ने डीलिट वहां से किया है और वहां का नॉलेज यहाँ लेके आए, यहाँ के भूगोलवेत्ताओं के साथ मिलकर इन्होंने काम किया है। 50s के बाद जो ज्योग्राफी में काम किया गया है वो इन लोगों के सहयोग से ही किया गया है, जिसमें डॉक्टर आर.डी. दीक्षित हैं, उसके बाद आपका परमेश्वर दयाल का नाम मैंने लिया आपसे, आर.एल. सिंह हैं, उसके बाद आपका मुनीस रजा साहब हैं, ये सब वहां के पढ़े हुए थे, लंदन से पढ़ के आए थे, ये लोग पेरिस से पढ़े हुए थे। तो इन लोगों का वहां पे ये कॉन्सेप्ट था, जिसको कि फिर ये भारत में इन्होंने इसको लागू करने की कोशिश की। जी थैंक यू मैम जी। और किसी को? ये बच्चा खड़ा होगा राइट साइड में। हाँ, माइक से कॉल करिए, माइक को पास में लाइए, माइक ऑन करके बोलिएगा। नर्मदा कॉलेज होशंगाबाद, माइक ऑन करिए आप और फिर बोलिए। ऑन ही नहीं हुआ बच्चे से। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो बताइए। कौन सा कॉलेज है? भोपाल, हमीदिया कॉलेज। जी पूछे। माइक ऑन करो, माइक माइक बंद है आपका शाहिद, माइक ऑन करिए। सुनाई नहीं दे रहा है, माइक ऑन करके बोलिए। शायद सुनाई नहीं दे रहा है। माइक ऑन कर...
और कोई बच्चा जब तक पूछना चाहे तो पूछ लीजिए, उनका माइक ऑन नहीं हो रहा है। वो बच्चा माइक लेके खड़ा हुआ, उसका माइक नहीं हो रहा है। माइक ऑन करके बोलिए। चलिए, आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, माइक ऑन नहीं हो रहे हैं आप लोगों के, 2-3 कॉलेज के माइक नहीं ऑन हो रहे हैं। ये कौन सा कॉलेज है? बच्चा राइट साइड में। होशंगाबाद कॉलेज का माइक ऑन नहीं हो रहा है। देखिए टाइम खत्म हो रहा है, आप जल्दी पूछिए। चलिए अब खत्म करते हैं। नमस्कार, अगली बार फिर मिलेंगे बच्चों आपसे।